करते थे। एक दिन वे चारों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे कि तभी उन चारों में से एक दोस्त अपने दोस्तों से बोला, हम सब दोस्तों को गांव से बाहर घूमे हुए काफी अर्सा हो गया है, क्यों ना कहीं बाहर घूमा जाए। मदन की बात सुनकर तीनों दोस्तों के चेहरे चमकने लगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मदन, साल में एक बार तो घूमना बनता ही है। तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे राजा महाराजों की संतानें हो। अरे घूमने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है और हमारी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। ऐसा नहीं है चंदू, यह सच है, हमारे पास धन बहुत कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि हम चारों कहीं घूमने ना जा पाए। लेकिन हम घूमने जाएंगे कहाँ? सभी दोस्त अपनी अपनी मनपसंद जगह के बारे में चर्चा करने लगे, मगर वह तय नहीं कर पा रहे थे कि आखिर उन सबको कहाँ घूमने जाना चाहिए। ऐसे में तो हम सुबह से शाम तक आपस में बहसें करते रह जाएंगे। तो फिर तुम ही बताओ, हम में से फैसला कौन करेगा कि घूमने कहाँ जाना चाहिए? हम सबको मुखिया जी के पास जाना चाहिए, मुखिया जी हमें सही राय देंगे। वह चारों दोस्त गांव के मुखिया के पास चले गए। मुखिया उनकी बात सुनकर गहरी सोच में डूबता हुआ अपने आप से अपने मन में बोला, इन चारों ने गांव के लोगों की नाक में दम कर रखा है, यही समय है इनसे छुटकारा पाने का। मैं इन मूर्खों को ऐसी जगह बताता हूँ जहाँ लोग जाते तो हैं मगर जिंदा वापस नहीं आते। मुखिया को गहरी सोच में डूबा देखकर कल्लू मुखिया से बोला, क्या हुआ मुखिया जी, क्या आप भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि हमको कहाँ घूमने जाना चाहिए? नहीं नहीं कल्लू, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल तुम चारों को अपनी मनपसंद जगह नहीं घूमने जाना चाहिए, क्योंकि तुम पहले से ही वहाँ जा चुके हो। मैं तुम्हें एक नए राज्य का पता बताता हूँ जो तुम सबने आज तक नहीं देखा होगा। उस राज्य की सुंदरता और उसके आसपास हरियाली और पहाड़ देखने काबिल है। तो फिर देर किस बात की है मुखिया जी, हमें जल्दी बताइए। यहाँ से 100 मील दूर सुंदरनगर की सीमा पर जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, उसी पहाड़ी की दाईं तरफ जंगल की ओर तुम चले जाना, तुम्हें वह राज्य वहीं मिल जाएगा। लेकिन मुखिया जी, वहाँ तो बहुत घना जंगल है और जहाँ हमेशा कोहरा छाया रहता है। कल्लू की बात सुनकर मुखिया बहुत आहिस्ता से उन चारों से बोला, जब तुम उस कोहरे के जंगल को पार करोगे, तुम्हें वह सुंदर राज्य दिखाई देने लगेगा। और हाँ, उस राज्य के बारे में किसी को मत बताना, मैंने सिर्फ तुम्हें ही इस राज्य के बारे में बताया है, वरना गांव के सारे लोग वहां जाने लगेंगे। अगले दिन वे चारों तैयार होकर एक टांगे पर सवार होकर सुंदर नगर की सीमा पर पहुंच गए। कल्लू टांगे वाले से बोला, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिख रही है ना, हमें उसके दाहिनी तरफ जाना है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे वहाँ घने जंगल के अलावा और कुछ नहीं है, और वैसे भी घोड़ा बहुत थक गया है, इतनी ऊंचाई पर चढ़ नहीं सकता। तुम चारों को अगर वहाँ जाना है तो पैदल ही जाओ। उन चारों ने उस बड़ी पहाड़ी पर अकेले ही चढ़ने का फैसला किया। कुछ घंटे पैदल चलने के बाद पैदल चलने के बाद वह चारों पहाड़ के दाहिनी तरफ उस धुंध के जंगल में खड़े हुए थे, मगर वहाँ कोहरे के अलावा कुछ नहीं था। अरे कहीं मुखिया जी ने हम चारों को मूर्ख तो नहीं बना दिया।
मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। नहीं, तुमने शायद मुखिया जी की बात गौर से नहीं सुनी। उन्होंने कहा था कोहरे के पार करते ही तुम्हें वह राज्य दिखाई देने लग जाएगा। हमें और आगे चढ़ना चाहिए। कल्लू की बात सुनकर वह तीनों दोस्त कोहरे के जंगल में चलते रहे। कुछ घंटे बाद उन चारों को सूर्य की किरणों से घिरा हुआ एक बहुत ही सुंदर राज्य नजर आने लगा। वह चारों आंखें फाड़े फाड़े उस सुंदर राज्य को देखने लगे। इतना सुंदर राज्य तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। हाँ, इस तरह के राज्य के बारे में तो मैंने अक्सर दादी नानी की कहानियों में ही सुना था और मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। कमाल की बात है, मुखिया जी इतने सुंदर राज्य के बारे में जानते हैं और आज तक हमें बताया तक नहीं। वह चारों उस राज्य के अंदर चले गए और वहाँ की गलियों और बाजारों में घूमने लगे। कुछ देर घूमने के बाद मदन अपने दोस्तों से बोला, यार मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। तूने मेरे मुंह की बात छीन ली मदन। मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है, मगर मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरे पास पैसे बहुत कम हैं। चिंता क्यों करते हो, हमारे साथ कल्लू है ना, वह हमेशा कोई ना कोई चक्कर चलाकर हम सबको खाना खिला तो देता ही है। इस बार भी वह कोई ना कोई चक्कर जरूर चला लेगा। तुम तीनों चुप रहोगे? यह गांव नहीं जहां मैं हर किसी को मूर्ख बना दूं। मुझे तो यह भी नहीं पता इस सुंदर राज्य में रहने वाले लोग किस स्वभाव के हैं। तभी मदन को एक हलवाई की दुकान दिखाई दी। हलवाई की दुकान पर रखे हुए मिष्ठान देखकर मदन के मुंह में पानी आ गया। मदन और उसके दोस्त दौड़ते हुए उस हलवाई की दुकान पर चले गए। आपकी मिठाई से तो बहुत अच्छी सुगंध उठ रही है। कितने भाव की है? तुम इस राज्य के तो नहीं लगते। जी, आपने सही पहचाना। हम चारों दोस्त इस राज्य में पहली बार आए हैं। तो तुम्हारे 3 दोस्त और भी हैं। उनकी आवाज तो मैंने नहीं सुनी, अलबत्ता मेरे कानों में कुछ कदमों की आहट जरूर पड़ी थी। दुकानदार की बात सुनकर कल्लू बुरी तरह से चौंक गया और वह दुकानदार की हरकत को बहुत ही गौर से देखने लगा। अरे सब छोड़िए, यह बताइए कि यह मिठाई क्या भाव है? यहाँ सब कुछ मुफ्त में मिलता है, तुम्हारी जितनी मर्जी ले जा सकते हो। क्या आप सच बोल रहे हो? आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? अरे नहीं, इस राज्य में कोई किसी से मजाक नहीं करता। तो फिर ठीक है, 10 किलो मिठाई बांध दो। दुकानदार ने 10 किलो मिठाई बांधकर मदन के हाथों में पकड़ा दी। वह चारों एक पेड़ के नीचे बैठकर मिठाई खा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर उस राज्य के कुछ सैनिक आ गए और एक बूढ़े व्यक्ति से बोले, क्या तुम इसी राज्य के हो? नहीं नहीं, मैं इस राज्य का नहीं हूँ। बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया। तभी दूसरे सैनिक ने एक दूसरे व्यक्ति से बोला, क्या तुम इसी राज्य के हो? तभी उन सैनिकों की नजर चारों दोस्तों पर पड़ी और सैनिक उन चारों के पास आ गए। एक सैनिक मदन को बहुत गौर से देखते हुए बोला, क्या तुम इसी राज्य के हो? आखिर तुम सबसे यही सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या तुमने राजा का आदेश नहीं सुना? जो व्यक्ति इस राज्य का वासी होगा उसे राजा सोने के सिक्कों का टोल देंगे। हाँ हाँ, मैं इसी राज्य का हूँ। हाँ, और मैं भी इसी राज्य का हूँ। सैनिक कल्लू की ओर गौर से देखकर घूरता हुआ बोला, और तुम? नहीं नहीं, मैं इस राज्य का नहीं हूँ। तो फिर तुम जा सकते हो। इतना बोलकर सैनिक मदन, चंदू और रमेश की ओर देखकर बोला, तुम तीनों हमारे साथ चलो। तीनों दोस्त खुश होते हुए उठ गए। मदन आहिस्ता से कल्लू का मजाक उड़ाते हुए बोला,
तुम बिल्कुल मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। तुम्हें क्या जरूरत थी यह कहने की तुम इस राज्य के नहीं हो। लगता है तुम्हारी बुद्धि में जंग लग चुका है कल्लू, अब तुम किसी काम के नहीं रहे। वे तीनों खुशी खुशी सैनिकों के साथ चले गए। कुछ ही देर में वे तीनों राजा के सामने खड़े हुए थे। सैनिक राजा से बोला, ये तीनों इसी राज्य के हैं महाराज। तो फिर ठीक है, यही तीनों हमारी समस्या हल करेंगे। राजा ने इतना कहा ही था कि तभी राजा की तरह ही हूबहू उसका हमशक्ल दूसरे कक्ष से निकलकर उन तीनों के सामने आकर खड़ा हो गया और सैनिकों से बोला, यह 3 नमूने कौन हैं? ये तीनों इसी राज्य के हैं महाराज। इसका मतलब यह इस राज्य के नहीं हैं। इन्हें मौत के घाट उतार दो। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। तुम्हें आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। इस राज्य का महाराज मैं हूँ। तुम्हारी इन्हीं बातों ने मेरे सैनिकों को शक में डाल दिया है। ठीक है, अब तुम ही फैसला करो, हम दोनों में से असली कौन है। मगर याद रखना, अगर फैसला मेरे हक में नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। और यह भी याद रखना बरखुरदार, अगर फैसला इसके हक में हुआ, मौत तो तुम्हारी तब भी निश्चित है। वे तीनों बुरी तरह से फंस गए और रोने लगे। तभी वहाँ पर धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ कल्लू आ पहुँचा और पहले राजा की ओर देखकर बोला, आपकी समस्या मैं हल कर सकता हूँ महाराज, मगर एक शर्त पर। आपको मुझे बहुत अधिक धन देना होगा और साथ ही साथ मेरे तीनों दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। कल्लू की बात सुनकर हमशक्ल राजा क्रोधित होते हुए उसकी ओर देखकर बोला, तुम कौन हो? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि यह कौन है? आज पहली बार किसी ने कहा है कि कोई हमारी समस्या को हल कर सकता है। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन तुम यह साबित कैसे करोगे हम दोनों में से इस राज्य का असली राजा कौन है? इस बात का फैसला कुछ ही क्षण में हो जाएगा महाराज। पहले आप ये बताइए, क्या आप अंधे हैं? और अगर आप अंधे हैं तो आप इस बात को साबित करिए। देखो, तुम्हें यह मेरा हमशक्ल दिखाई दे रहा है, मगर मुझे यह नहीं दिखाई दे रहा। यह राजमहल के सैनिक तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, मगर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। कल्लू दूसरे हमशक्ल राजा की ओर देखकर बोला, क्या आपको ये सब दिखाई दे रहे हैं? हाँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं होता कि यह एक पागल व्यक्ति है? असली राजा मैं हूँ। राजन, आप दोनों जमीन पर बैठ जाइए, अभी पता चल जाएगा आप दोनों में असली कौन है। मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और अपना हाथ बारी बारी से आप दोनों के सर पर रखूंगा। जो झूठा होगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। कल्लू की बात सुनकर वह दोनों राजा नीचे बैठ गए। कल्लू मंत्र पढ़ने लगा, आलतू चलालतू हाई भला खोटालतू, आलतू चलालतू हाई भला खोटालतू। एक काली शक्तियों के देवता, असली राजा को निकाल तू, नकली राजा को भस्म कर तू। इतना बोलकर कल्लू ने जैसे ही हाथ हमशक्ल राजा के सर की ओर किया, अचानक हमशक्ल राजा ने कल्लू का हाथ पकड़ लिया। ऐ खबरदार, मुझसे दूर रहो। साबित हो गया महाराज, यही बहरूपिया है। महाराज, इसे तुरंत सैनिकों से कहकर गिरफ्तार करवा दीजिए, वरना यह भाग जाएगा। राजा ने हमशक्ल राजा को बंदी बनाकर कारागार में डलवा दिया। राजा ने कल्लू को ढेर सारे उपहार दिए और उसके तीनों साथियों को छोड़ दिया। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में कई सवाल चल रहे हैं कि मैंने कैसे पता लगाया वह बहरूपिया है। तुमने बिल्कुल सही कहा। तो फिर तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे उसी वक्त शक हो गया था कि इस राज्य में कुछ तो अजीब हो रहा है, जब उस मिठाई वाले ने सारी मिठाई हमें मुफ्त में दे दी और वह हमें देखते हुए भी वह हमें हमारी आवाज के जरिए पहचानने की कोशिश कर रहा था। मैं समझ गया था यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। राजमहल में राजा को सब कुछ दिखाई देने के बावजूद भी राजा ने कहा उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं समझ गया था यही बहरूपिया है। इसीलिए मैंने एक चाल चली। मुझे पता था जब मैं उल्टा सीधा मंत्र पढ़ूंगा तो वह बहरूपिया राजा अपना हाथ नहीं उठाएगा, और यह काम वही कर सकता है जिसके अंदर पकड़े जाने का डर है, और उसने वही किया और आखिर में मेरे बिछाए हुए जाल में फंस गया।
इस तरह कल्लू की बुद्धिमानी ने उन तीनों दोस्तों की जान बचा ली और कल्लू को धनवान बना दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मनोरंजक कहानी। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ऐसे ही मजेदार किस्से कहानियों के साथ मिलते रहेंगे हम आपसे।